नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसडीएम शो पर। आज हम बात करेंगे वन्य जीव एवं वन्य संरक्षण के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे कक्षा जो 7 है आपकी, क्लास 7 जो है, उस बुक के अंदर जो भी मैटर दे रखा है, जो भी मैटर क्लास 7 की बुक के अंदर दे रखा है, उस मैटर को डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके साथ ही जो आपकी क्लास 10th है, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें उनकी बात कर रहा हूँ। क्लास 10th जो है उसके अंदर भी आपका वन्य जीव एवं संरक्षण के बारे में जो है डिटेल से कुछ चीज़ें दे रखी है, तो उन चीज़ों को भी इसी के साथ में शामिल करते हुए बात करेंगे। उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैंने यहाँ पर हैंड राइटिंग नोट से लिख रखे हैं, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी जो रिट भर्ती का जो सिलेबस आया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं वन्य जीव एवं संरक्षण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो वन है उनके कुछ आंकड़ों के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग जो लाइन है कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो सबसे पहले राज्य में जो वन है वो 32,830 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है। यहाँ आप पॉइंटों को याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 32,830.26 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है राजस्थान के अंदर जो है वनों का है। और उसमें से जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो 9.56% जो है वो है। ठीक है, 9.56% भाग जो है वन है कुल क्षेत्रफल का अपने राजस्थान के अंदर। जैसे कि 34,22,39 किलोमीटर स्क्वायर ये राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल का जो है 9.59% जो है क्या है, वन आवरण यहाँ पर राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वनों के महत्व की। तो वनों का जो महत्व है वो कुछ इस प्रकार से है कि वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं, बिल्कुल शुद्ध हवा देते हैं। ठीक है, साथ में वर्षा में भी सहयोग करते हैं, बिल्कुल सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका साधन में भी उपयोगी है। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारे आर्थिक महत्व को भी बढ़ावा देते हैं। किस प्रकार से देते हैं, तो इनसे हमें जो लकड़ी प्राप्त होती है उनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं। जैसे कि तेंदू के पत्ते के द्वारा हम बीड़ी बनाते हैं। ठीक है, बांस के द्वारा हम जो लकड़ियाँ बनाते हैं, गोंद के द्वारा, खस के द्वारा हम जो क्या बनाते हैं, इत्र बनाते हैं। और गोंद के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वन हमारे लिए औषधियाँ और कुछ हमारे भौतिक संसाधन बनाने में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो है वनों का जो महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे जीवन के अंदर, वो हमें बताया गया है इसी बुक के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे डिटेल से। तो वनों के प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो वनों के प्रकार हैं, सबसे पहले जो अभिलेखित वन है, अभिलेखित वन का मतलब हो गया जो हमने शुरू में पढ़ा था वही वन। 32,830.26 किलोमीटर जो है वो हमारे अभिलेखित वन है। और वन आवरण जो है वो आपके 16,572 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जो है हमारा वन आवरण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो वनों के जो प्रकार है वो प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में वनों के जो प्रकार है वो बांटा गया है। और वीडियो या तो प्री या फिर मेंस के अंदर इन्हीं प्रशासनिक आधार पर जो है सवाल पूछा गया था। तो निश्चित तौर पर ये जो किताब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि जो वीडियो का पेपर है वो RSMSSB बोर्ड ने ही करवाया था, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा ही संपन्न करवाया गया था। और आपका रिट का एग्जाम भी इसी बोर्ड के द्वारा संपन्न कराया जाना है। तो निश्चित तौर पर इन्हीं किताबों से आपके सवाल आने वाला है। तो सबसे पहला जो वन का प्रकार है प्रशासनिक आधार पर, वो है आरक्षित वन। आरक्षित वन वह वन होता है, ये सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने पर भी रोक होती है और लकड़ी काटने पर भी जो है रोक होती है। यानी कि पशु भी नहीं चरा सकते आप, दूसरी चीज़ आप यहाँ पर लकड़ी भी नहीं काट सकते। ये टोटल वन का जो है 1/3 से भी ज़्यादा भाग, यानी कि 37.32% भाग यहाँ पर होता है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं सुरक्षित वनों की। तो सुरक्षित वन जो वे वन होते हैं, ये भी सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति होती है। यानी कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी छूट होती है। छूट किस में होती है, आप लकड़ी भी काट सकते हैं लेकिन नियंत्रित रूप से। ठीक है, उसके साथ ही आप पशु को भी चरा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नियंत्रित तरीके से। ये सबसे ज़्यादा वन हमारे राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यदि वनों का जो है तो ये सुरक्षित वन है, उसके बाद आरक्षित वन है, और उसके बाद जो तीसरा प्रकार का वन है वो होने वाला है। ठीक है, तो ये लगभग आधे से भी ज़्यादा क्षेत्रफल, यानी कि 56.29% क्षेत्रफल कौन से वन पाए जाते हैं, सुरक्षित वन पाए जाते हैं। और आरक्षित वन जो है 37.32, यानी कि 1/3 से भी ज़्यादा भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार के ऊपर। तो तीसरा प्रकार जो है वो है अवर्गीकृत वन।
ठीक है दोस्तों, इस श्रेणी के वन में पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का जो है सरकारी प्रतिबंध नहीं होता, यानी कि ये सरकार के जो है अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, और ये वन सबसे कम है, 6.39% भाग पर ही इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से वनों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण है वो यहाँ पर 3 प्रकार से दिया गया है, लेकिन हमारे को जो कोचिंग सेंटरों में पढ़ाया जाता है वो 5 प्रकार से पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोचिंगों में हमें 5 प्रकार से पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है 3 प्रकार दिए गए कक्षा 7 की किताब के अंदर। ठीक है दोस्तों, आपके राजस्थान के अंदर जो किताबें चल रही है, राजस्थान अध्ययन जो है या फिर हमारा राजस्थान, उसके अंदर जो है किताब के अंदर जो है 3 प्रकार से भौगोलिक दृष्टि से जो है वनों का वर्गीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर 3 ही वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो वन का प्रकार है वो है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों, ये अगर हमारा राजस्थान है तो इस वाले क्षेत्र में जो भी वन पाए जाते हैं शुष्क और अर्धशुष्क, आपको पता है कि 25 सेमी वर्षा रेखा जो है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र को अलग करती है, और 50 सेमी वर्षा रेखा जो है हमारे शुष्क क्षेत्र को विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राजस्थान की जो भी वन है, यानी कि 50 सेमी वर्षा रेखा के उत्तर वाले जो वन है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, यानी कि ये जो हमारा राजस्थान है और 50 सेमी वर्षा रेखा ये है, इसके इधर वाले जो भी वन है, ठीक है दोस्तों, वो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन होते हैं, और इनमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। कारण क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो है पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, गर्मी ज़्यादा होती है और पानी की कमी होती है, इस कारण से क्या होता है कि इनका जो वाष्प उत्सर्जन है वो कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाष्प उत्सर्जन कम नहीं होगा तो ये पेड़ जल जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए इनका वाष्प उत्सर्जन कम होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से जो इनकी पत्तियाँ होती है वो कंटीले वृक्ष के रूप में होती है, इनकी पत्तियाँ कंटीले वृक्ष के रूप में। यहाँ पर जो प्रमुख वन होते हैं वो रोइड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम इत्यादि प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर धोकड़ा जो वन है हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वन पाया जाता है। राजस्थान में अगर सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं पूछा जाए तो आपका धोकड़ा पाया जाता है। ठीक है, और ये आपके वीडियो के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपके पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर तो क्या होता है, अधिक होता है, और रेन यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर तो क्या होता है, अधिक होता है, और यहाँ पर वर्षा जो है कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होती है। कारण इनका ये होता है कि इनके अंदर वाष्पीकरण की दर जो होगी वो कम होगी, क्यों पत्तियाँ यहाँ पर जो है कंटीली होगी। यहाँ पर ये देखिए राज्य वृक्ष खेजड़ी है, इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती है जिसे हम लूम कहते हैं, इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं। फल को क्या कहते हैं, सांगरी कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक इसका नाम क्या है, तो प्रोसेपिस सेनेरिया जो इसका साइंटिफिक नेम है, प्रोसेपिस सिनेरिया, ये आपका इस खेजड़ी का क्या है, साइंटिफिक नेम है। तो इस प्रकार से खेजड़ी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जाननी, और ये हमारा क्या है, राज्य वृक्ष भी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं कि पेड़ों की जड़ें जो होती है वो गहरी होती है, जिनमें ये ज़मीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ वर्षा होती नहीं है, यहाँ पर पानी की जो मात्रा है सतह पर कम होती है। इस क्षेत्र में सतह पर जो है पानी की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर जो भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल जो होता है वो लंबी जड़ों की वजह से ये पेड़ जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी जो है गहरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे की ओर। तो आगे देखिए खेजड़ी, खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, ये राज्य वृक्ष भी है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी कहते हैं। ये भी आपका जो है किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, और राज्य वृक्ष भी जो है खेजड़ी है, ये भी आपकी कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, कि राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा, ये आपके कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी यहाँ से पुटअप हो जाते हैं कभी कभार। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, हर एक लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राज्य का राज्य पुष्प जो है आपका ये रोहिड़ा है, अंटुमेला टेकुमेला ऐसा कुछ करके इसका नाम है। ठीक है, और उसके बाद सेवन घास जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, और अत्यंत पौष्टिक घास होती है। आपसे पूछ ले कि प्रोटीन युक्त घास कहाँ पाई जाती है, प्रोटीन युक्त घास कहाँ पाई जाती है, तो वो आपके जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। और ऐसे पूछ ले कि प्रोटीन युक्त घास कौन सी है, तो वो आपकी सेवन घास है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के बारे में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर, कि ये जो
कंटीले वन है, ये जो उष्ण कंटीले जो वन है, इन वनों को ही दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो शुष्क कंटीले वन और एक अर्धशुष्क कंटीले वन, इन दो भागों के अंदर बांट दिया जाता है। इस वजह से जो है टोटल 5 प्रकार हो जाते हैं जो आपको बुक के अंदर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे। तो दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो प्रकार है वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इनको पतझड़ वन इसलिए कहा जाता है कि इनमें जो वन होते हैं वो गर्मियों के अंदर जो है अपनी पत्तियां जो है उनको गिरा देते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है उनको क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। इस वजह से इनको जो है पतझड़ वन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने नीम के पेड़ को देखा होगा, गर्मियों के अंदर क्या करते हैं, जैसे ये आपका नीम का पेड़ है तो गर्मियों के अंदर ये पत्तियां तोड़ के नीचे गिरा देता है। इसका कारण क्या है कि गर्मियों के अंदर क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। भाई साहब एक मिनट, सॉरी, ठीक है। गर्मियों के अंदर आपकी क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी होने की वजह से क्या करता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर ना बढ़े, इस वजह से क्या करते हैं कि ये पत्ते जो है तोड़ के नीचे गिरा देते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी जो है वाष्पोत्सर्जित होकर के बाहर नहीं निकले, ठीक है, वायुमंडल के अंदर नहीं जाए। इस वजह से जो है ये पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं और इसलिए इनको जो है पतझड़ वन कहा जाता है, ठीक है। और उष्ण क्षेत्र के अंदर या उष्ण कटिबंध के अंदर पाए जाने की वजह से इनको उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू ये वो वन है जिसके द्वारा क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। सालार, महुआ, इस महुआ से शराब बनाई जाती है। गुलर, थोंग राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ढाक, साल, सीताफल, ढाक या फिर इसको प्लास भी कहा जाता है, जिसे जंगल की ज्वाला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। साल, सीताफल, बांस, आंवला ये एक प्रकार की घास है, लेकिन अब इसे पौधे के रूप में भी जो है लाने की कोशिश की जा रही है। आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, पतझड़ कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे, ठीक है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इनको सदाबहार वन का क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको किसी भी सीज़न के अंदर आप देखोगे तो हर सीज़न के अंदर क्या होंगे, ये हरे भरे आपको दिखाई देंगे। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको मैप के द्वारा बता देता हूँ कि कहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। ये राजस्थान हो गया। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 50 सेमी वर्षा रेखा है, ये 50 सेमी वर्षा रेखा है। तो इधर जो है वो कंटीले वन है, इधर जो है वो कौन से है, कंटीले वन, ठीक है, कंटीले वन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है सिरोही पड़ता है, आपका क्या पड़ता है यहाँ पर आपका सिरोही का क्षेत्र है। तो यहाँ सदाहरित यानी सदाबहार, यहाँ आपके सदाबहार वन होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए कि आपके जो यहाँ वाला क्षेत्र, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो है आपके जो पीछे बचा हुआ जो भी भाग है वो पतझड़ वाला भाग होता है, ठीक है दोस्तों। पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने मैप में समझ लिया इसको कि कहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे, तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके वो टोटल 3 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है आपके। और अब देखते हैं सबसे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन केंद्र है, ठीक है दोस्तों। ये एक्स्ट्रा फैक्ट था कक्षा 10 की बुक में, तो मैंने आपके उठा के यहाँ पर पुट कर दिया। तो सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन केंद्र कौन सा है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन केंद्र यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाईमाधोपुर जिले के अंदर है। सॉरी, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करना भूल गए। तो यहाँ पर 113 प्रकार की जो है विदेशी प्रजातियाँ पाई जाती है। उसके साथ ही इसका क्षेत्रफल जो है 29 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो है साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं, जो विदेशी पक्षी है, ठीक है। साइबेरिया से आते हैं, साइबेरियन क्रेन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो उपनाम है वो घना पक्षी बिहार है,
घना पक्षी बिहार राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय बाघ के लिए। ठीक है ना, कौन से बाघ? तो भारतीय बाघ, याद रखें। इसका क्षेत्रफल जो है 392 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर संयुक्त रूप से फैला गया है। ठीक है, यहाँ बाघ, रीछ, जरक, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। क्षेत्रफल इसका जो है 200 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद हम वन्य जीवों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो आपको एक टेबल बनाई हुई है, उस टेबल के माध्यम से आपको समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपके जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत है। ठीक है, मुख्य रूप से पूछे तो ये जैसलमेर के अंदर है। एक ही जिला आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है मैक्सिमम तौर पर, लेकिन ये बाड़मेर के अंदर भी थोड़ा सा इसका अंश पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर घोड़ावड़ यानी कि हमारा जो राज्य पक्षी है घोड़ावड़, वो यहाँ पर पाया जाता है। तो ये यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र है घोड़ावड़ पक्षी। ठीक है, आप इसको याद रखें। स्पेशली जो मैं कहता हूँ कि कौन सा जीव कहाँ पर स्पेशली रूप से पाया जाता है, तो उसको आप ज़रूर याद रखें। तो घोड़ावड़ आपको कहाँ पर याद रखना? राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर आपको याद रखना है। उसके अतिरिक्त भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद केला देवी, एक केला देव था, एक केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये सवाई माधोपुर और करौली के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर बगेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यहाँ, ये देखो 3 जिलों के अंदर है। कितने जिलों में? 3 जिलों में। एक ये 3 जिलों के अंदर है। 3 ऐसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो 3 जिलों के अंदर है। ये भी कितने में? 3 जिलों के अंदर है। देखिए यहाँ पर राजसमंद, पाली और उदयपुर है। यहाँ पर राजसमंद, अजमेर और पाली है। ठीक है, यहाँ पर उदयपुर की जगह पर क्या आ गया है? तो यहाँ पर उदयपुर की जगह पर क्या आ गया? अजमेर आ गया। ठीक है, बाकी राजसमंद और पाली यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, अब देखिए कुंभलगढ़ जो वन्य जीव है, यहाँ पर बाघ, भालू, चिंकारा और नीलगाय मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके साथ जो फुलवार की नाल वन्य अभ्यारण्य है, ये उदयपुर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर जो है वन्य जीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 5वें की, तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अलवर के अंदर पड़ता है आपके। यहाँ पर बाघ, जरक, सांबर और चीतल। यहाँ की विशेषता जो मुख्य बात है वो बात यह है कि टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि बाघ परियोजना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहाँ चलाई जा रही है? तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के यहाँ पर चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य के बारे में। तो टोडगढ़ जो रावली अभ्यारण्य है वो राजसमंद, अजमेर और पाली के अंदर है। यहाँ पर तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ इत्यादि प्रकार के जो है वन्य जीव पाए जाते हैं। उसके बाद सीता माता, देखिए दोस्तों सीता माता भी 3 जगह पर है, 3 जिलों के अंदर है। कौन कौन से? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। और यहाँ पर जो है उड़न गिलहरी मुख्य रूप से पाई जाती है। इसको आप डिटेल से याद रखें कि उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है। और ये स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। उसके बाद माउंट आबू, इसका भी एक विशेष है, यहाँ पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जंगली मुर्गे यहाँ पर पाए जाते हैं और ये कहाँ है? सिरोही के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे। अगला जो आपका है वो है रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपके बूंदी के अंदर है और विस्तारी सांप के लिए फेमस है। ये भी आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि विस्तारी सांप के लिए फेमस कौन सा है? तो रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो बूंदी के अंदर पाया जाता है वो आपके जो है सांप के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये जयपुर के अंदर है। जमवा रामगढ़ वगैरह जरक, सियार और भेड़िया यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है ये चंबल नदी के सारे फैला हुआ है। चंबल नदी कहाँ पर है? तो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सारे। ठीक है, घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त हम थोड़ी सी और जो कक्षा 10th के बुक्स के अंदर दिए गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो कक्षा 10th के अंदर आपको जो दिए गए उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है आपके जयपुर के अंदर है और 1982 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये चूरू के अंदर है और यहाँ पर जो है काले हिरण फेमस है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जयसमंद अभ्यारण्य जो है उसके बाद जो जयसमंद अभ्यारण्य है राज्य के दक्षिणी क्षेत्र का सबसे मनोरम अभ्यारण्य आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे जयसमंद अभ्यारण्य है। उसके साथ ही उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर जयसमंद झील के किनारे पर है और मुख्य रूप से ये उदयपुर के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, उदयपुर के अंदर ही है ये। ठीक है, उसके बाद बस्सी अभ्यारण्य की बात करें तो ये प्रतापगढ़ से 25 किलोमीटर दूर है और मुख्य रूप से प्रतापगढ़ के अंदर ही है। इसकी विशेषता ये है कि ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मिलान बिंदु पर स्थित है।
क्या इसकी विशेषता है, तो ये अरावली और विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसके मिलान बिंदु पर स्थित है। यहाँ का जो फेमस जो जीव है वो है चौसिंगा, जिसे सैंडाग्राउज भी कहा जाता है। ठीक है, बस ये अभयारण्य के बारे में ये चीज़ें आप याद रखें। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो भैंसरोडगढ़ अभयारण्य की बात करते हैं। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य आपके चित्तौड़ में पड़ता है। यहाँ पर जो लकड़बग्गा, जंगली सुअर और चीतल मुख्य रूप से वन्य जीव पाए जाते हैं। उसके बाद सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है ये उदयपुर के अंदर है। यहाँ की विशेषता ये है कि ये अरावली पर्वतमाला के सघन वन क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो जवाहर सागर वन्य विहार जो है ये आपके कोटा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये आपके कोटा के अंदर है जवाहर सागर वन्य विहार। उसके बाद शेरगढ़ अभयारण्य आपके बारां के अंदर है। सर्वाधिक बाघों के लिए अगर विख्यात कोई अभयारण्य है तो वो आपका शेरगढ़ वन अभयारण्य है। ठीक है, क्षेत्रफल मात्र इसका 99 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद टाटगढ़ रावली अभयारण्य जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, 3 जिलों के अंतर्गत पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 10वें के ऊपर, तो 10वां जो है बंद बरेठा अभयारण्य, ये आपके भरतपुर के अंदर पाया जाता है। रामसर वन विहार अभयारण्य ये धौलपुर के अंतर्गत है और इसकी जो मुख्य विशेषता ये है कि ये आगरा, मुंबई और राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर स्थित है। आगरा मुंबई जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके ऊपर जो स्थित है वो अभयारण्य जो है आपका ये वाला अभयारण्य स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रामसर वन विहार अभयारण्य की, तो ये आपके धौलपुर में है। विशेषता इसके बारे में हमने पढ़ लिया है रामसर वन विहार के बारे में। उसके बाद बात कर लेते हैं सुंदर माता भालू अभयारण्य की। ये जालोर व सिरोही के बीच में, मुख्य रूप से ये जालोर के अंदर है। ठीक है, लगभग 300 भालू यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक छोटी सी शब्दावली है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आखेट निषेध क्षेत्र। देखिए दोस्तों, आखेट निषेध क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर जो है वन्य जीवों की सुरक्षा करना अनिवार्य होता है। यहाँ पर शिकार जो है वर्जित होते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आखेट निषेध क्षेत्र कहा जाता है। ये टोटल राजस्थान के अंदर 33 क्षेत्र है। वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत 37 धारा के अनुसार ये जो है वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए गए और टोटल जो आरक्षित क्षेत्र है वो 26,720 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अंतर्गत फैला हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये मैटर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि ऐसे ही आपको कंप्लीट जो है कोशिश रहेगी कि आपको जो कंप्लीट कोर्स है वो इसी प्रकार से आपको कंप्लीट करवाया जाए राजस्थान जीके का। यदि आप प्यार अपना देंगे तो निश्चित तौर पर हमें उत्साह मिलेगा और आपके लिए जो है इसी प्रकार का जो है मैटर आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।